खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला। पॉलिसी बयान में कहा कि शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा है। बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। खाम तेल के बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा देखा गया। बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों से महंगाई बढ़ी। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के खदशात मंडला रहे हैं। निजी शोबे के कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इससे कबल 22 जनवरी 2021 को गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐलान सुनाते हुए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान किया था। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी इसी सतह पर रहेगी। अगर जरूरत हुई तो शरह सूद मुनासिब तरीके से बढ़ाएंगे। महंगाई की शरह 7 से 9% तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा था कि मुल्क की मुआशी हालात अब बेहतर हो रहे हैं। अभी वो बेहतरी नहीं आई जो देखना चाहते हैं। महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है। उधर IMF की एक और शर्त मान ली गई। हुकूमत की 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने की मंजूरी, सदारती ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का प्लान बना लिया। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी। समरी के मुताबिक वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया। तीस साल से मुल्क का पैसा लूटा जा रहा है। इन्हें ये भी नहीं पता कि इनके पास कितनी दौलत है। ऐसे लोग निशाने इबरत हैं। ये कभी अस्पताल जा रहे हैं तो कभी जेल। लालच के बायस दुनिया में अफरा तफरी मची है। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं अगर यहाँ शरीफ और जरदारियों ने ही अमीर होना था तो पाकिस्तान बनने का मकसद नहीं। जब हुकूमत में आए तो कर्जों की अदायगी के लिए पैसे नहीं थे। दोस्त ममालिक ने मदद की, मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वजीर आजम ने मालाकंड यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक और सवात एक्सप्रेस वे पर 3 सुरंगों का इफ्तिताह कर दिया। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे। अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रीपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफ़ॉल्ट से। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज़्यादा महंगाई है, आपको अंदाज़ा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता तो रुपए ने गिर जाना था। जब रुपए ने गिरना था तो सब कुछ चीज़ सब महंगी हो जाती है। तो अभी भी जो महंगाई है वो इसलिए कि 2018 के शुरू में और अब तक रुपया 107 रुपए डॉलर से अब 155 या 160 पे पहुंचा। तो जब रुपया गिरता है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इंपोर्ट सब कुछ, तेल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, बाहर से दालें, घी, जो चीज़ इंपोर्ट होती है वो महंगी हो जाती है। तो इफेक्ट रुपए की कमज़ोरी से पड़ता है। तो रुपया अगर, क्योंकि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं थे, तो अगर वो रुपया गिरना शुरू होता, हमारे पास तो कोई चीज़ उसको रोकने के लिए नहीं थी। इसलिए हमारे दोस्त मुल्कों ने हमारी मदद की, हम बच गए। तो आज ज़रा 2.5 साल में मैं आपको ये बताऊं कि पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था? 3000 अरब। हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 3.2 ट्रिलियन, 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज्यादा। 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया है, उन्होंने इसी टाइम में। पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट लिया जाता है। नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर
ताने देते हैं। 3 साल में आपकी क्या करदगी रही है? हमने अगर चोरी की है तो साबित करें। रहनुमा मुस्तबिक नून एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल कहते हैं इमरान खान मान जाएं, आपने अवाम से झूठ बोला, आपने हमारी चोरी का पूछना है तो मुल्तान सक्कर मोटरवे पर सफर करने वालों से पूछें। आप जिस मुल्क में भी गए भीख मांगने गए, चोर और डाकू के अल्फाज सुनकर लोगों के कान पक गए। पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम हमारी खिदमत और तरक्की के गवाह हैं। 3 सालों में आप किसी एक मंसूबे पे कोई चोरी साबित नहीं कर सके हैं। आप बताएं पाकिस्तान में किस हुकूमत ने 5 सालों में इससे पहले 11,000 मेगावाट बिजली लगाई थी? आप बताएं इससे पहले 5 सालों में किस हुकूमत ने 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाए थे? आप बताएं इससे पहले कौन सी हुकूमत ने 5 सालों में 29 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी सीपा के जरिए मुमकिन बनाई थी? आप बताएं कि इससे पहले कौन सी हुकूमत ने 500 अरब रुपया पाकिस्तान की फौज को दहशत गर्दी से 5 सालों में 46 से ज्यादा नए यूनिवर्सिटी कैंपस के मंसूबे मंजूर किए और उन पर काम किया। आप बताएं कि इससे पहले कौन सी हुकूमत थी कि जिसने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को इतने कम अरसे में 3% से उठाकर 5.5% से ऊपर पहुंचा दिया? हमने 5 सालों में 10,000 अरब रुपए अगर कर्जा लिया तो उसके एवज हमने ग्रोथ को 3 से 5.8% पे पहुंचाया। हमने अगर 10,000 अरब इजाफी कर्जा लिया तो ये सारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के और तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई। अगर आपने पूछना है कि मुस्लिम लीग नून ने तरक्की की या चोरी की तो कराची हैदराबाद मोटरवे पे सफर करने वाले से पूछें। अगर आपने हमारी चोरी का पूछना है तो लाहौर मुल्तान मोटरवे पे सफर करने वाले से पूछें। उधर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बबलू डब्लू कौम को गुमराह नहीं कर सकेंगे। इमरान खान एनआरओ कभी नहीं देंगे। नैब को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है जबकि पीडीएम एक दूसरे में कील ठोकने में लगे हैं। यह डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जानिब से कहा गया है कि बबलू और डब्लू कौम को गुमराह नहीं कर सकेंगे। इमरान खान एनआरओ कभी नहीं देंगे। नैब को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है जबकि पीडीएम एक दूसरे में कील ठोकने में लगे हैं। एक हो रही है सियासत और एक हो रही है इबादत। जो सियासत करने वाले हैं उन्होंने पीडीएम को जिस तरह से आपके सामने था कि एक दूसरे की ताबूत में कील ठोकने में मसरूफ़ अमल है, और सियासत को जब आप ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं और आप सिर्फ उस सियासत को रोज़गार और अपने बच्चों के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाते हैं तो अल्टीमेटली फिर वो वही अशर होता है जो पीडीएम का हुआ है और जिसकी इस वक्त जो है रूह परवाज़ कर चुकी है और कनीज़ें और जाली राजकुमारी की चीखें आओ बका और बैन आप सुन रहे हैं। जो दूसरी साइड है जिसको हम सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं, हमारा सोच नज़रिया और फ़िक्र ये है कि ये यकसा निज़ाम तालीम के ज़रिए ये कौम जो है जो ग्रुपों में बट गई उस तबकाती निज़ाम की बदौलत हम इसे एक कौम बनाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे के अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए बड़ा इक़दाम। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर म्यूनसिपल सर्विसेज की फौरी फराहमी के लिए 136 तहसील कौंसिल्स को 18 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने फंड्स का इजरा कर दिया है। सूबे भर में मुकामी सतह पर तामीर और तरक्की के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-2021 तरतीब दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट सालाना तरक्याती प्रोग्राम से देही तहसील कौंसिल्स, मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपल और टाउन कमेटियों पर मुश्तमिल 306 लोकल गवर्नमेंट्स की मुकामी आबादी मुस्तफीद होगी।
مقامی سطح پر ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ تقریباً 20 ارب روپے کی لاگت سے 7352 اسکیموں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں سے تقریباً 18 ارب روپے کی لاگت سے مقامی سطح پر تعمیر و ترقی کے لیے منظور کی گئی ہیں۔ اسکیموں پر جلد از جلد آغاز کے لیے 4460 اسکیموں کے ٹینڈرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ فنڈ سے دیہی سطح پر تعمیر و ترقی کے لیے 7 ارب روپے مالیت کے منصوبوں پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔ ادھر پنجاب کی ہر تحصیل میں ہاؤسنگ کا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ شہباز گل کا اعلان۔ کہتے ہیں پنجاب کے 20 اضلاع کی 26 تحصیلوں میں 14 لاکھ روپے میں عام آدمی کو گھر دیا جائے گا۔ سرکاری زمین اب مگرمچھوں کو نہیں بلکہ غریب آدمی کو دی جائے گی۔ پورا گھر تیار کر کے 14 لاکھ روپے میں کم آمدن والوں کو دیا جائے گا۔ صرف چند دستاویز کی بدولت آپ کا قرض منظور ہو جائے گا۔ ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے، اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم نے کی ہے یا جو سب سے پہلی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہم نے کی ہے وہ کی ہے کہ ہم نے مارٹگیج کا جو نظام ہے اس میں ہم تبدیلیاں لے کے آئے ہیں، اس میں ہم بہتری لے کے آئے ہیں۔ کسی بھی شخص کو کہیں کہ لون لے لیں تو اکثر جو رسپانس ہے، جو ریاکشن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے لون لینا پڑے، میں اپنے پیسوں سے بنا لوں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس پروسیس میں اس انسان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اس میں اتنی ہڈن کاسٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ آپ گاڑی لے بیٹھے لون پہ یا گھر لے بیٹھے، آپ پچھتاتے ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کیونکہ اگر آپ نے 10 لاکھ واپس کرنا ہے تو آپ کا بل بنا ہوتا ہے اسی 10 لاکھ کا 5 سال کے بعد آپ نے 25 لاکھ واپس کرنا ہے۔ تو جو عام شہری ہے وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آپ کے ہاں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 15%، 18%، 13% اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ آن ٹاپ آف دیٹ جب اس کے اوپر کاسٹ انوالو ہوتی ہے تو وہ کہیں کی کہیں بات نکل جاتی ہے۔ تو یہ تھا سارا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی میڈیا کی یا ٹیلی کام سیکٹر کی، اور اب ہم آ رہے ہیں مارٹگیج کے اوپر کہ اسی طریقے سے مارٹگیج کا سسٹم تھا کہ آپ کے سامنے نمبر رکھے کہ پاکستان میں کتنا کم فائنانسنگ اویلیبل تھی۔ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن تھا 50 لاکھ گھر بنانے کا، اس کو پورا کرنے کے لیے جب تک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملنا تھا یہ پروسیس کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر جگہ نئے منصوبوں پر بات ہوتی ہے، بلوچستان میں نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے بلوچستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کوئٹے میں جلسے سے خطاب، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہر جگہ پر منصوبوں پر بات ہوتی ہے لیکن بلوچستان میں نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بلوچستان میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ 18 لاکھ بچے جن کی عمریں ابھی اسکولوں میں جانے کی ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ آج اس شہر میں، بلوچستان کے شہروں میں نہ کوئی نئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی تعلیم کا نیا نظام ہے، نہ کوئی اسپتال ہے۔ یہاں سے چل کر کراچی دیکھو، سارے کراچی کے اسپتال آدھے سے زیادہ بلوچستان کے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بیچارے لوگ اپنے مریضوں کو بری حالت میں یہاں سے کراچی لے کر جاتے ہیں، آدھے لوگوں کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ دہائیوں سے، سالوں سے ہم یہ منظر دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ صوبے میں حکومت نام کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کو یہ بلوچستان کی یہ تکلیف، یہ بلوچستان کا یہ درد ان کے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکیں۔ آج انسانیت شرمندہ ہے جو بلوچستان کے حالات ہیں۔ روزانہ کے اخبارات اٹھاؤ، روزانہ کے سوشل میڈیا کو دیکھو، روزانہ بلوچستان کی سڑکوں پر جو کہ ٹریفک کے بڑھنے کے باوجود سڑکیں ڈبل نہیں کی جا رہی، کراچی سے کوئٹہ کا راستہ ڈبل نہیں کیا جا رہا، صدیوں سے یہ راستہ ایک ہی روڈ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حلقہ NA 75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرنے کی PTI کی استدعا دوبارہ مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ اور جواب اہمیت کے حامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں حلقہ NA 75 ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کے کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل PTI نے اپنے دلائل میں کہا کہ
सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कराना थी, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन को कलअदम करना इंतजामी फैसला था। इंतजामी फैसला तो फौरी करना पड़ता है। वकील पीटीआई ने कहा कि इंतजामी फैसले के लिए इंक्वायरी का होना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर इन्हिसार करके फैसला दे दिया। अदालत ने कहा कि डीआरओ की रिपोर्ट के मुताबिक कई पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग हुई। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जहां से लापता हुए वहां फायरिंग का कोई वाकया नहीं हुआ। डीजी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि कौमी असम्बली के एक हल्के पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च आता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा चेक करें, ये अखराजात कम लगते हैं, जायजा ले रहे हैं इलेक्शन साफ शफाफ हुआ या नहीं। शायद पुलिस की इंतखाबात के हवाले से ट्रेनिंग नहीं थी। अब आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मुतालबे पर मुस्ताफी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर आज़म और वुज़रा के इल्ज़ामात का जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी मेंबर से कोई मसला है तो मुतल्लिका फोरम पर जाएं। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मुतालबे पर मुस्ताफी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर आज़म और वुज़रा के इल्ज़ामात का जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी मेंबर से कोई मसला है तो मुतल्लिका फोरम पर जाएं। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात के लिए 10 रुकनी सियासी कमेटी कायम कर दी है। जी, इंतखाबी इस्लाहात के लिए बनाई जाने वाली कमेटी अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमती सियासी कमेटी में परवेज खडक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शफकत महमूद, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी और शिबली फराज शामिल हैं। सियासी कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेगी। कमेटी मईशत, रोजगार, रिलीफ पैकेजेस और सब्सिडीज से मुतालिक भी हुकूमत को अपनी तजावीज़ पेश करेगी। उधर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहते हैं। इलेक्टोरल इस्लाहात पर अपोजिशन आए, बैठे और कानून साजी करे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका की तरह हमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना होगा। हम चाहते हैं इलेक्शन इस्लाहात की जाए, ऐसा निज़ाम हो जिस पर कोई भी उंगली ना उठा सके। ये ज़ाती एजेंडों के बजाय मुल्क के लिए आगे बढ़ें। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों का इलेक्शन का गिला है। क्या इस बात का चौकों में फैसला करेंगे? रास्ता तो पार्लियामेंट ही जाता है। एक तरफ ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं और तनकीद भी करते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। पीडीएम में कोई फूट नहीं। पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की तजावीज़ पर ही पीडीएम ने कामयाबियां हासिल की। महकमा इत्तलात के अफसरान के लिए तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएं। वो दिन दूर नहीं जब वज़ीर आज़म के खिलाफ असल अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। NA 249 में मुतफ़िक़ का उम्मीदवार आएगा और PDM का उम्मीदवार जीतेगा। उधर शाहिद खान अब्बासी कहते हैं इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी इत्तफाक नहीं करती तो उनके रास्ते जुदा होंगे, फिर जो भी हुआ हम अपना रास्ता चुन लेंगे। शाहिद खान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा, चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आने वाली असम्बली में नहीं रह सकते। इस्तीफे किसी मामले का हल नहीं लेकिन एक राय का इजहार है। अगर पीपल्स पार्टी इत्तफाक नहीं करती तो इनके रास्ते जुदा होंगे। इस्तीफों का ऑप्शन PDM के पहले दिन के इलामिये में शामिल था। पीपल्स पार्टी
सी के बाद अपना जवाब देगी। लीगी रहनुमा ने कहा, वजीर आजम असेंबली में खड़े होकर अपोजिशन को गालियां निकालते हैं तो इत्तफाक राय कैसे होगा? जब अपोजिशन बात करे तो कहा जाता है कि NRO मांग रहे हैं। अब वाहिद हल यही है कि सब पहले तौबा करें कि इलेक्शन चोरी नहीं करेंगे, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्मर्स पर बात आगे बढ़ सकती है। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत कमजोर तबके को ऊपर लाने की पॉलिसी पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, वो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने एक बयान में कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मुतवसत और गरीब तबके के लिए हुकूमत का तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म गरीब तबके का अपने ज़ाती घर का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। किसी भी फर्द के लिए अपना घर होना किसी नेमत से कम नहीं होता। हुकूमत मुतवसत तबके को मजबूत करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पहली बार कोई हुकूमत गरीबों की तरक्की के लिए अमली काम कर रही है। सिंध पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। उन पर 2019 में गोटकी में वाक़या पोलिंग स्टेशन पर हमले का इल्जाम लगाया गया है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ हंगामा आराई और सरकारी काम में मुदाखलत के तहत FIR दर्ज की गई। उस वक्त PTI रहनुमा जिना अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज हैं। कबल अज़ीं हलीम आदिल शेख को गुज़श्ता माह सिंध असम्बली के हल्का PS 88 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान 2 मुकदमात के तहत गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर तालीम सिंध और PP रहनुमा सईद गनी ने हलीम आदिल शेख पर वोटर्स को हरासा करने और फायरिंग करने का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान में क़याम अमन को खित्ते के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविश बुरोकार लाना होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान हम मनसब मोहम्मद हनीफ आतमर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सिल्वा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस ने खित्ते में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों सरबराहान ने दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ कमांडर जनरल सिल्वा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल सिल्वा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने पाक फजाइया के नए सरबराह की जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद में पाक फजाइया के हेडक्वार्टर्स में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सुबकदोश होने वाले और नए एयर चीफ को सलामी पेश की। JF-17 थंडर तैयारों ने भी पाक फजाइया के सबकदोश होने वाले सरबराह मुजाहिद अनवर खान को सलामी दी, जिसके बाद मुजाहिद अनवर ने पाक फजाइया की कमान नए सरबराह जहीर अहमद बाबर को सौंपी। Years and decades to come, in my tenure, PF resolved for a clean, green and compassionate Pakistan Air Force. Devise a strategy to recollect the past, reconnect with the present and recharge for the future with a mindset of thinking to win, and laid major focus on strategic restructuring. चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा के इराक़ी वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और फ़िज़ाइया के सरबराह से मुलाकातें। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इराक़ के सरकारी दौरे के दौरान इराक़ी वज़ीर दिफा जमल जबूरी, इराक़ी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल अमीर और कमांडर इराक़ी एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल शहाब अली से मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और
اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراقی وزارت دفاع آمد پر جنرل ندیم رضا کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ انہوں نے ڈیفنس یونیورسٹی ہائر ملٹری اسٹڈیز کے ریکٹر لیفٹیننٹ جنرل سعد ہاشم سے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے انتہا پسندی اور تشدد کی روک تھام میں پاکستان کے مثبت کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے خطے میں بالخصوص افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ اب جاگ میرے لاہور مہم کے سلسلے میں سرسبز لاہور کے زیر انتظام اعظم گارڈن میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ امیر العظیم اور میاں ذکر اللہ مجاہد نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ شجرکاری مہم کے مہمان خصوصی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم اور میاں ذکر اللہ مجاہد، عبدالعزیز عابد، میاں رضوان یوسف تھے۔ امیر العظیم نے کہا کہ جماعت اسلامی معاشرے کو گندگی سے پاک کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ ذکر اللہ مجاہد بولے، جماعت اسلامی لاہور کو باغوں کا شہر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ عبدالعزیز عابد کہتے ہیں، جماعت اسلامی غربی لاہور کی تمام NCs میں شجرکاری مہم چلائے گی۔ اس موقع پر میاں شوکت علی، امان اللہ خان، اعجاز احمد اعجاز، فرحان اسلم سلیمی، چودھری محمود الاحد، غلام حسین بلوچ بھی موجود تھے۔ فریال تالپور کی رکنیت سندھ اسمبلی معطل ہونے پر پیپلز پارٹی کا اظہار افسوس سامنے آیا ہے۔ شہری رحمان کا عدالت سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ، کہتی ہیں کہتی ہیں کتے کے کاٹنے کی وجہ سے فریال تالپور کی رکنیت معطل کرنے کا حکم قابل تشویش ہے۔ پارلیمان کے تقدس کا
خیال کیا جائے، کوئی نہیں چاہتا حلقے میں ایسے واقعات ہوں۔ کتے کے کاٹنے کا تعلق اسمبلی ارکان سے جوڑنے پر افسوس ہوا۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شہری رحمان کہتی ہیں کہ فریال تالپور کی رکنیت سندھ اسمبلی معطل ہونے پر پیپلز پارٹی کا اظہار افسوس۔ شہری رحمان کا عدالت سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ کہتی ہیں کتے کے کاٹنے کی وجہ سے فریال تالپور کی رکنیت معطل کرنے کا حکم قابل تشویش ہے۔ کرونا ہوا بے قابو، تمام ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 40 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 13,757 ہو گئی۔ مزید 3,449 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 6,19,259 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,78,314 صحت یاب، جبکہ 27,188 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا سے پاکستان بھر میں مزید 40 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ پنجاب میں 5,919، سندھ میں 4,473، خیبر پختونخوا میں 2,196، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 328، اسلام آباد میں 536 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 3,449 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 27,04,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 12,24,00,000 تک جا پہنچی۔ 9,87,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ میں 5,53,000، برازیل میں 2,88,000، بھارت میں 1,59,450، میکسیکو میں 1,96,606، روس میں 93,364، فرانس میں 91,700، برطانیہ میں 1,26,000 اور سعودی عرب میں 6,591 اموات ہو چکی ہیں۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے پر وینٹیلیٹرز میں مریضوں میں اضافہ ہو گیا۔ کرونا کے پھیلاؤ کے باعث اسلام آباد میں 46%، ملتان میں 41%، لاہور میں 37% اور بہاولپور میں 27% وینٹیلیٹر زیر استعمال ہیں۔ گجرات میں 67% آکسیجن بیڈز پر مریض موجود ہیں، جبکہ پشاور میں 51% اور اسلام آباد میں 43% آکسیجن بیڈز زیر استعمال ہیں۔ کرونا کی تیسری لہر کے بعد بڑھتے کیسز کے پیش نظر قومی کرکٹرز کے بھی اپنے پیغامات جاری۔ تیسری لہر خطرناک ہے، کرونا وائرس سے متعلق احتیاط کی تلقین کرتی۔ جی ناظرین، سابق کرکٹر وقار یونس نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی کرونا وائرس سے متعلق احتیاط کی تلقین کی ہے۔ کرونا کی اب یہ جو تیسری ویو آئی ہے اور یہ کتنی ڈینجرس ہے، حکومت پاکستان نے بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو تدابیر ہیں، اس احتیاط جو ہیں، جتنی بھی احتیاط ہیں ان کو کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا جو ہے ایک بار پھر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ماسک کا خاص طور پر استعمال کیجیے، ہینڈ سینیٹائزر کا بھی استعمال کیجیے اور کوشش کریں کہ پبلک پلیس پر زیادہ سے زیادہ نہ جائیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے اور اپنے لیے اور اپنے سارے پیاروں کو اس وبا سے بچانا۔ تو ایس او پیز کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، سینیٹائز کریں اور اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھیں۔ اپنی فیملی کو سیو کرے، خود کو سیو کرے اور ریش والی جگہ سے پرہیز کرے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ماسک کی جو ہے خاص طور پہ ماسک پہنے باہر جانے سے، اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو جس طرح پہلے بھی ہم واش کرتے رہے ہیں 20 سیکنڈ کے لیے ویسے واش کریں، سینیٹائزر یوز کریں، ماسک پہنیں اور احتیاط کریں۔ ناظرین، آپ کو خبر دیں کہ پاکستانی فلم